अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं आप सब लोगों के। मैं डॉक्टर उस्मा राजर, एसोसिएट प्रोफेसर, चेयरपर्सन एंड हेड ऑफ डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट एट इस्रा यूनिवर्सिटी हैदराबाद। आई ओन माई ओन क्लिनिक एट सदर मेन डॉक्टर्स लाइन हैदराबाद नियर मीज़ान बैंक। मेरी क्वालिफ़िकेशन MBBS from LMC in 2000, DDSC Diploma in Dermatological Sciences from Cardiff University, UK, Masters of Science degree in Dermatology from University of Wales, UK, MPhil, CLSC Cosmetic Laser Surgery course from Florence, Italy, Master courses in Botox, threads, fillers and PRP and Meso from London, UK. आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारा टॉपिक है हेयर डिसऑर्डर्स का। ठीक है जी, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन, बल्कि मैं समझती हूँ कि 90% या मोर देन 90% लोगों को उनकी ज़िंदगी के किसी न किसी स्टेज पे हेयर डिसऑर्डर्स का प्रॉब्लम आता है। तो हेयर डिसऑर्डर्स क्या हैं, वो किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, उनको किस तरह से हम ट्रीट कर सकते हैं, उनके लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं जिसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और क्या चीज़ें हैं जो कि आप घर पे ख़ुद करके भी अपने बालों को बेहतर कर सकते हैं। तो पहले नंबर पे कि हेयर के डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। हेयर के दो तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं। ठीक है जी, एक तो आपका हेयर डिसऑर्डर है जो कि पहले के हेयर क्या है, 5 मिलियन हेयर फॉलिकल ऑल ओवर द बॉडी हमारे लगे हुए हैं सर से पैरों तक। ठीक है, लेकिन जो मेन हेयर डिसऑर्डर जिसके लिए हम वरीड होते हैं हमारे सर के, आईब्रोज़ के, आईलैशेस के बाल होते हैं, जिनके लिए हम काफ़ी हद तक परेशान होते हैं और चाहते हैं कि हमारे बाल जो हैं बेहतरीन रहें, बहुत अच्छे रहें और अच्छे तरह से हमारे को प्रेजेंट करें, क्योंकि आपके बाल जो होते हैं आपकी पूरी पर्सनैलिटी को शो करते हैं। आपके बाल अगर अच्छे हैं तो आप अच्छे लगेंगे, अगर आपके बाल कम हैं तो आप अपनी एजिंग दिखाना शुरू कर देंगे, क्योंकि जैसे जैसे एज बड़ी होती है बाल कम होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से लोग एजिंग वाला लुक देने लगते हैं। अब जो हेयर के डिसऑर्डर्स होते हैं वो दो होते हैं। एक तो अगर आप हेयर को देखें तो एक हेयर का फॉलिकल है जिसको हम जड़ कहते हैं, और एक उसकी शेफ्ट है जो कि ऊपर बाल लंबा जा रहा है। तो जो डिसऑर्डर्स हैं वो भी इसी तरह से डिवाइडेड हैं कि हेयर फॉलिकल जो जड़ होती है, कुछ बीमारियां जड़ों की होती हैं, बालों की जड़ों की, और कुछ जो बीमारियां होती हैं वो बाल की शेफ्ट की होती हैं। तो जो इलाज होता है उसके मुताबिक ही करना होता है ताकि आपका जो मरीज़ है वो ठीक हो जाए और वो लंबे बालों के साथ या हेल्दी बालों के साथ प्रेजेंट करें। अब जो हेयर की रूट होती है उसकी कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, तो उसकी जो मेन बीमारियां होती हैं वो होती हैं इन्फेक्शन, किसी भी किस्म का इन्फेक्शन। वो कोई बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन भी हो सकता है, वो कोई फंगल स्किन इन्फेक्शन भी हो सकता है, वो कोई पैरासिटिक स्किन इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो जो बाल की जड़ की बीमारियां होती हैं उनमें आपके इन्फेक्शंस मेन आते हैं। तो अगर किसी को सर में पीप वाले दाने बढ़ने शुरू हो जाएं, या किसी को सर में दाद के गोले बढ़ने शुरू हो जाएं, या किसी को सर में जुएं पड़नी शुरू हो जाएं, तो उनको ज़रूर टेंशन ले लेना चाहिए कि कुछ अरसे में, कुछ दिनों में उनके बाल जाने शुरू हो जाएंगे। तो एक तो आपके जो इन्फेक्शंस होते हैं वो बालों को डैमेज करते हैं। ठीक है जी, उसके बाद जो है ये प्रेजेंट करते हैं नॉन स्कारिंग और स्कारिंग एलोपेशिया के साथ। ठीक है जी, कभी कभी गंजपन के निशान बन जाते हैं जिनमें बाल आ जाते हैं, तो हम उसे कहते हैं स्कारिंग एलोपेशिया। और कभी कभी जो है नॉन स्कारिंग एलोपेशिया उसे हम कहते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि इस इन्फेक्शन की वजह से जो बाल लॉस होता है, जो गोला बनता है गंजपन का, उसमें बाल नहीं आते, तो फिर हम उसे कहते हैं स्कारिंग एलोपेशिया। ठीक है जी, तो किसी को भी अगर किसी भी किस्म का हेयर रूट इन्फेक्शन होता है, जड़ का इन्फेक्शन होता है, उसको फ़ौरन अपने बालों के मसले को सीरियस लेना चाहिए, उसको प्रॉपरली ट्रीट कराना चाहिए ताकि वो उनका मसला सीरियस ना हो और उनकी बीमारी ज़्यादा ख़राब ना होती जाए, जिसकी वजह से उनका हेयर प्रॉपरली या कम्प्लीटली लूज़ होना शुरू हो जाए। दूसरे नंबर पे जो बीमारियां आती हैं हेयर डिसऑर्डर्स की वजह से, वो आती हैं कुछ दवाओं की वजह से, कुछ दवाओं का बेजा इस्तेमाल। जैसे कई लोग जोड़ों के दर्द के शिकार होते हैं या मस्कुलर पेन का शिकार होते हैं, तो वो जोड़ों की दर्द की दवाइयाँ लेते हैं, उससे वो ठीक होना शुरू हो जाते हैं, और फिर वो उस चीज़ को अपनी आदत बना लेते हैं कि थोड़ा भी उन्हें दर्द होता है तो वो दर्द की गोलियां वगैरह खाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें आदत पड़ जाती है दर्द की गोलियां लेने की, और फिर वो दर्द की गोलियां लॉन्ग टर्म में उनके सर के बालों को गिराना शुरू कर देती हैं। दूसरे नंबर पे जो लोग डायबिटिक
पेशेंट होते हैं और वो एंटी डायबिटिक मेडिसिन्स खा रहे होते हैं, अपने शुगर लेवल मेंटेन करने के लिए गोलियां खा रहे होते हैं, उनके भी बाल बहुत तेज़ी से गिरते हैं। जो लोग ब्लड प्रेशर की गोलियां खाते हैं उन लोगों के बाल भी बहुत तेज़ी से गिरते हैं। जो लोग कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए दवाएं खाते हैं उनके भी बाल तेज़ी से गिरते हैं। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि बालों को गिराने में, जड़ों से गिराने में मेन रोल अदा करती हैं। तो आप कोई भी दवाई खाते हैं, कोई भी मेडिसिन लेते हैं, उसको बेजा ना लें, उसको अपनी बीमारी या तकलीफ़ के हिसाब से लें, जैसे रिकमेंड किया है उसके मुताबिक लें। और अगर आपका जो है मसला ठीक हो जाता है तो फिर आप उस दवाई को बंद कर दें और उसको लॉन्ग टर्म में चलाते ना रहें, उसे आदत ना बना लें। ठीक है जी। इसके अलावा कुछ जो हैं आपके पेशेंट में आ जाते हैं हार्मोनल डिसऑर्डर्स। ठीक है जी। कुछ हार्मोनल डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं जो कि लोगों को पता ही नहीं होते कि उनको हार्मोनल डिसऑर्डर्स हैं और वो उनके बालों को जड़ों से गिरा रहे होते हैं। ये जो चीज़ें हम सारे डिस्कस कर रहे हैं ये हेयर रूट के मसले हैं, जिसमें जड़ से बाल जाता है। तो हार्मोनल जो डिसऑर्डर्स हैं उसमें टॉप पे आता है हाइपोथायराइडिज्म। लोगों को जिनको थायराइड का प्रॉब्लम होता है, हाइपोथायराइडिज्म होता है, लोगों को पता ही नहीं होता और उनके बाल बहुत तेज़ी से गिर रहे होते हैं, कंटिन्यूसली गिर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि हमारे घर में ढेर लगे हुए होते हैं बालों के, रोज़ जो है फर्श पे इतने इतने बाल गिरे हुए होते हैं। ठीक है जी। तो हाइपोथायराइडिज्म के जो पेशेंट होते हैं उनके बाल बहुत तेज़ी से गिरते हैं। इसके अलावा जो डायबिटीज पेशेंट होते हैं उनके बाल बहुत तेज़ी से गिर रहे होते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ के जिन औरतों को मसला होता है, ठीक है जी, मेंसेस रेगुलर नहीं आते, उनको जो है चेहरे पे बाल होते हैं, मोटापे का वो शिकार हो रही होती हैं। हालांकि वो कहती हैं हम डाइटिंग भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका वज़न बढ़ रहा होता है। तो पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ का जिन औरतों को मसला होता है उनके भी बाल बहुत तेज़ी से गिर रहे होते हैं। ठीक है जी। इसके साथ साथ जिन ख़वातीन के प्रोलैक्टिन लेवल्स रेज होते हैं, जो कि स्ट्रेस का शिकार होती हैं, टेंशन का शिकार होती हैं, किसी एंजाइटी में हैं, किसी ट्रॉमा में से गुजरी हैं, उन औरतों के बाल भी बहुत तेज़ी से गिरते हैं। तो आपके जो जिनके बाल गिर रहे होते हैं उनको अपने कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा के उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए, ताकि रूट कॉज पता चले कि बाल आखिर जा किस वजह से रहा है। ठीक है। ताकि फिर उसी चीज़ का इलाज हो। तो प्रोलैक्टिन लेवल जिन लोगों के रेज्ड होते हैं उनके भी बाल गिर रहे होते हैं। इसके अलावा जो लोग टेंशन हेडेक का शिकार होते हैं, उनको बहुत थोड़ा टेंशन होता है और उनको सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, या जिन लोगों की नज़र ख़राब होती है और नज़र के चश्मे इस्तेमाल नहीं करते और उसकी वजह से उनको सर में दर्द रहता है, उन लोगों के भी बाल तेज़ी से गिरते हैं। इसके अलावा स्ट्रेस जिन लोगों को बहुत ज़्यादा होता है, डिप्रेशन होती है, टेंशन वाला लाइफस्टाइल होता है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा आता है, साइकोलॉजिकल टेंशन होता है, फिज़िकल टेंशन होता है। ठीक है जी। तो उन लोगों के भी बाल बहुत तेज़ी से गिर रहे होते हैं, क्योंकि उनके ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे होते हैं जो कि उनकी बॉडी को कॉम्पैक्ट करने की कोशिश करते हैं, रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन टर्न उनका स्ट्रेस इतना ज़्यादा होता है, तो स्ट्रेस हार्मोन्स उनके बहुत ज़्यादा रेज हो जाते हैं, तो उनके भी बाल तेज़ी से गिरना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा जिन लोगों के बाल तेज़ी से गिरते हैं उनमें वो ख़वातीन शामिल हैं जो कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ले रही होती हैं, या वक्फे की गोलियां ले रही होती हैं, या किसी भी किस्म की कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज़ कर रही होती हैं बच्चों को रोकने के लिए, तो उनके भी बाल काफ़ी तेज़ी से गिर रहे होते हैं। पोस्टपार्टम डिलीवरी के बाद, बच्चा पैदा होने के बाद अगर मल्टीविटामिन्स का या खुराक का सही ख्याल नहीं रखा जाता तो उन ख़वातीन के भी बाल बहुत तेज़ी से गिर रहे होते हैं। तो ये सारे कॉजेज़ हैं मुख्तलिफ जिसकी में मतलब बाल तेज़ी से गिर रहे होते हैं। तो ख़वातीन जिनके बच्चे पैदा होने वाले होते हैं, बच्चे पैदा हो जाते हैं, या दूध पिलाने वाली ख़वातीन हैं, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उनको अपने जो है इसका डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए, अपने डाइटरी हैबिट्स को बेहतर करना चाहिए, अपनी न्यूट्रिशन का ख्याल रखना चाहिए ताकि उनके बाल ना गिरें। इसके अलावा जो मेन कॉज दूसरा है वो ट्रॉमा है। ठीक है। आपके सर के बाल को ट्रॉमा मिल रहा है, रूट को ट्रॉमा मिल रहा है, और रूट को ट्रॉमा मिलने की क्या क्या वजूहात होती हैं। आप सो रहे हैं, आपके बच्चे आपके बाल नोच रहे हैं। ठीक है। मतलब ये मदर का बड़ा, मेरा तीसरा नंबर बच्चा जब पैदा हुआ था तो मेरे बहुत लंबे बाल थे, लेकिन उसने खींच खींच के ही मेरे आधे बाल ख़त्म कर दिए थे कि मैं सो रही होती थी या उसके साथ बैठी हूँ, कुछ भी करी, उसका अटैक डायरेक्टली जो है मेरे बालों पे होता था। ठीक है जी। तो जो है बाल खींचना, ट्रॉमा देना, रूट को ट्रॉमा देना,
इसके अलावा ऐसे हेयर स्टाइल्स रखना जिनमें टाइट पोनियाँ हों, टाइट क्लिप्स हों जो आपके बालों को बहुत ज़्यादा खींच के बंद करें। कई लोगों को आदत होती है चोटियाँ बहुत खींच के करने की, ट्रॉमेटिक ऑयल मसाज या ट्रॉमेटिक मसाज सर में, ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी बालों को रूट से ख़त्म करते हैं, रूट से ट्रॉमा देते हैं और जड़ से बाल जाना शुरू हो जाता है। इसके अलावा कई लोग होते हैं कि जो ऐसे टोटके करना शुरू कर देते हैं जिनका पता ही नहीं होता है कि क्या उनका आउटकम होगा, ठीक है। उनको पता नहीं होता है कि वो सर में जो लगा रहे हैं वो चीज़ बेनिफिशियल भी है उनके लिए या नहीं है, लेकिन उनको किसी ने कह दिया, उनकी दोस्त ने लगाई, किसी कज़न ने लगाई और उससे उनको थोड़ा फ़ायदा हुआ तो उन्होंने कहा कि हम भी लगा लेते हैं, और उन चीज़ों के ट्रॉमा की वजह से भी बाल जाना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा कंटिन्यूस ब्लीचिंग, कई लोगों को अपना हेयर करते हैं कि वो जो है डिफरेंट बालों का कलर करना शुरू कर दें, बालों के कलर डिफरेंट कलर्स के अपने बाल करें। तो जो लोग बहुत ज़्यादा ब्लीचिंग करते हैं अपने बालों को, उनके भी बाल डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा अपने बालों को कर्ल करते हैं, परमानेंट कर्ल कि वो पमिंग करा रहे हैं या परमानेंटली स्ट्रेट करा रहे हैं अपने बालों को, उसके में भी जो केमिकल्स यूज़ होते हैं उसकी वजह से भी लोगों के बाल जाने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा कलर, डिफरेंट कलर्स, लो लाइट, हाई लाइट लोग बालों के कराते हैं, उसमें भी केमिकल की वजह से हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो है लोग बहुत ज़्यादा ड्रायर का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेटनर का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा कर्लर का इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से भी हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है, बाल ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स सर में लगाए जाते हैं, बाज़ारी शैम्पू लगाए जाते हैं, बाज़ारी तेल लगाए जाते हैं जिनमें मुख्तलिफ़ किस्म के प्रिजर्वेटिव्स शामिल होते हैं बालों को रोकने के लिए, उसकी वजह से भी हेयर लॉस होता है। इसके अलावा दूसरा जो मेन मसला होता है वो डाइटिंग। कई लोग डाइटिंग मतलब वज़न ज़्यादा होने की वजह से अपनी एक्स्ट्रा डाइट कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से भी जो है उनके बाल बहुत तेज़ी से गिर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं आपके बालों को डैमेज करती हैं और ये सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से बाल तेज़ी से गिरना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारे डिसऑर्डर्स थे जो कि हमने डिस्कस किए कि आपके हेयर के रूट जो कॉज हैं, रूट को डैमेज करने वाली जो चीज़ें हैं जो कि रूट को ख़राब करती हैं। इसके अलावा स्कार्फ लोग इस्तेमाल करते हैं, रेशमी स्कार्फ इस्तेमाल करते हैं, रेशमी तकिया इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से भी बाल डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। आप जो कॉम सर में इस्तेमाल करते हैं या ब्रश, बहुत ज़्यादा कई लोग कहते हैं कि एक्सरसाइज कराएं, हेयर की या रूट की एक्सरसाइज कराएं और ब्रशिंग करें, 20 या 200 तक भी जो है वो स्ट्रोक्स देते हैं ब्रश के, ये टेक्निक भी सही नहीं है। इससे भी हेयर रूट आपकी डैमेज होती है और आपके बाल जो हैं ज़ाया होना शुरू हो जाते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है, ये सारे कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से हेयर लॉस हो रहा होता है, जड़ से ख़त्म हो रहा होता है। अब हम आ जाते हैं हेयर के शेफ्ट के डिसऑर्डर्स पर, कि हेयर के शेफ्ट के जो रूट के मैंने आपको बताए कि रूट की क्या क्या बीमारियां हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से रूट से बाल निकलने शुरू हो जाते हैं, और दूसरे नंबर पे शेफ्ट की अब हम बीमारियां डिस्कस करेंगे कि शेफ्ट में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है। तो शेफ्ट के जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो ज़्यादातर जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं कि आपने देखा होगा कई लोगों के बहुत लंबे बाल होते हैं और कई लोगों के बहुत छोटे बाल होते हैं, उनकी लेंथ नहीं बढ़ती। तो ये सारी चीज़ें जाती हैं शेफ्ट के डिसऑर्डर्स में। तो बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो कि ऑटोसोमल डोमिनेंट होते हैं जिसकी वजह से लोगों के बालों की लेंथ ही नहीं बढ़ते और उनकी शेफ्ट प्रॉपरली ग्रो नहीं करती। नंबर 1 जो चीज़ शेफ्ट को सबसे ज़्यादा डैमेज करती है वो क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन है, डाइट प्रॉपर ना खाना, वज़न का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना और उसके बाद एक्सेसिव डाइटिंग करना और उसकी वजह से खाने पीने की चीज़ों में ऐसे न्यूट्रिएंट्स का लॉस जो कि आपके बालों के लिए बहुत ज़रूरी हैं, आप प्रॉपरली उनको नहीं लेते, आपकी शेफ्ट डैमेज होना शुरू हो जाती है, शेफ्ट का फ्रैक्चर होना शुरू हो जाता है। जो बाल बीच से टूटता है हम उसे कहते हैं शेफ्ट का फ्रैक्चर होना, ठीक है जी। तो बाल जो है आपने देखा होगा शेफ्ट में मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम्स होता है। एक बबल शेफ्ट प्रॉब्लम है जिसमें आप देखते हैं कि बीड्स बन जाते हैं शेफ्ट के अंदर। आप जब बाल के शेफ्ट को यूं करके चलाएंगे तो आपको बीच में महसूस होगा कि जैसे इसमें कुछ दाने जैसी, बीड्स जैसी चीज़ चल रही है, ठीक है, बबल शेफ्ट प्रॉब्लम। इसके अलावा जो शेफ्ट का डिसऑर्डर है वो है एक जिसमें कि शेफ्ट बीच में से पतली हो जाती है, शेफ्ट
मोटी चलेगी, फिर बीच में 1-2 इंच के लिए पतली हो जाएगी, फिर मोटी नॉर्मल आ जाएगी, फिर पतली हो जाएगी। तो ये जो डिसऑर्डर्स हैं ये शेफ्ट के फ्रैक्चर कराने में, शेफ्ट को तोड़ने में, अगर आप एक्सेसिव या ट्रॉमेटिक ब्रशिंग करेंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेटनर इस्तेमाल करेंगे, बहुत ज़्यादा ब्लो ड्राई करेंगे, या जो है बहुत ज़्यादा हेयर ड्राई ब्लीचिंग वगैरह का इस्तेमाल करेंगे, तो उसकी वजह से ये शेफ्ट से बाल टूटना शुरू हो जाएगा और डैमेज करेगा आपके बालों को। ठीक है जी। इसके अलावा जो डिसऑर्डर हैं उनमें आ जाता है आपका जो है टीलोजीना एफ्लूवियम, एक प्रॉब्लम है। ठीक है जी। टीलोजीना एफ्लूवियम क्या है कि हमारे बालों की ग्रोथ के 3 फेज होते हैं, एनाजिन, कैटाजिन एंड टीलोजिन। एनाजिन में क्या होता है, एनाजिन फेज नॉर्मली 5 से 7 साल तक चलता है हर इंसान का। ठीक है जी। और एनाजिन फेज में क्या होता है कि बाल कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा होता है। कैटाजिन फेज में बाल की ग्रोथ रुक जाती है। इसी 5 से 7 साल वाले पीरियड में 2-3 महीने का कैटाजिन होता है जिसमें बाल की ग्रोथ रुक जाती है। और टीलोजिन फेज में क्या होता है कि बाल जो है टूटना शुरू हो जाता है, गिरना शुरू हो जाता है, डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो टीलोजीना फ्लूवियम क्या है कि जनरलाइज्ड हमारे हर वक्त जो बाल गिर रहे होते हैं, ये टीलोजीना फ्लूवियम वाला फेज होता है कि विदाउट एनी रीज़न पेशेंट की सारी चीज़ें बेहतर होती हैं लेकिन उसके बाल कंटिन्यूसली गिर रहे होते हैं। और इसमें ज़्यादातर जो चीज़ें आके इम्पैक्ट दिखाती हैं वो डैंड्रफ है, क्रॉनिक डैंड्रफ, सिबोरिक एक्जिमा, माइल्ड फॉर्म ऑफ सिबोरिक एक्जिमा या सीवियर सिबोरिक एक्जिमा की, जिसकी वजह से कंटिन्यूसली बाल गिरते रहते हैं। आप कुछ नहीं कर सकते पेशेंट को जब तक कि वो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को ना दिखाए, प्रॉपर अपने चमड़ी का इलाज ना कराए। ठीक है जी। नंबर 2, माल न्यूट्रिशन वो कर रहा है, उसको बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा मेंसेस हो रहे हैं जिसकी वजह से उसके बाल कंटिन्यूसली गिरे जा रहे हैं। ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं जो कि टीलोजीना एफ्लूवियम में जाती हैं। कंटिन्यूसली लॉन्ग पीरियड के लिए लोगों के बाल गिरते रहते हैं और उसको वो कुछ नहीं कर सकते। इसके साथ साथ एक और प्रॉब्लम आता है टीलोजीना एफ्लूवियम में कि जिन लोगों के सीधे बाल होते हैं उनके बाल फ्रिजी होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है जी। और कर्ल देना शुरू कर देते हैं, ड्राई हो जाते हैं, ड्राई कोर्स फ्रिजी हेयर। ठीक है। वेरी डल हेयर, वो अपना रंग, अपना केमिकल, सब चीज़ डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। और उसके साथ साथ जिन लोगों के बाल सीधे होते हैं उनके बाल कर्ली होना शुरू हो जाते हैं, और जिनके कर्ली होते हैं उनके बाल सीधे होके स्प्लिट एड्स देना शुरू कर देते हैं, शेफ्ट के पीसेस टूटना शुरू हो जाते हैं, नीचे से शेफ्ट जो है 2-2 मुंह की होना शुरू हो जाती है, 5-5 मुंह की होना शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ क्या होता है कि जो रूट होती है बालों की, वहाँ पे नॉट्स पड़ने शुरू हो जाती हैं, रूट्स मैटेड होना शुरू हो जाती हैं, बीड्स आने शुरू हो जाते हैं, हेयर शेफ्ट के अंदर बीड्स आने शुरू हो जाते हैं, बबलिंग होनी शुरू हो जाती है हेयर के अंदर। ठीक है। और एक सिचुएशन आती है टीलोजीना एफ्लूवियम में जिसको हम कहते हैं पाइलीटॉडी, जिसमें क्या होता है कि कोई बाल छोटा होता है और कोई बाल लंबा, कोई बाल छोटा, कोई बाल लंबा। ये एक अजीब सा सिनेरियो आ जाता है कि टोटली जो है शेफ्ट डैमेज हो जाती है, एक रेगुलर पैटर्न बालों का नहीं होता, बाल कहीं से छोटे हो रहे होते हैं, कहीं से बड़े हो रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको बताई कि हेयर रूट के क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, हेयर रूट की क्या क्या बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से बाल जाते हैं, और हेयर शेफ्ट की क्या क्या बीमारियां हैं जिसकी वजह से बाल जो हैं टोटली डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो आपकी रूट की डिजीज़ेस हैं और आपकी जो शेफ्ट की डिजीज़ेस हैं, इनको आपको प्रॉपरली देखना चाहिए कि आपके किन किन चीज़ों में मसला आ रहा है और कहाँ कहाँ जो है प्रॉब्लम है, तो उस चीज़ को आप अपनी को ट्रीट करें। इसके अलावा शेफ्ट में एक और प्रॉब्लम आता है, वूली शेफ्ट होना शुरू हो जाती है। जैसे ऊन का धागा होता है, इस तरह का शेफ्ट होना शुरू हो जाता है। शेफ्ट का टेक्सचर ख़राब होना शुरू हो जाता है। जब उसको आप हाथ लगाएंगे तो वो बिल्कुल ड्राई, रफ, अजीब सा बाल होगा और वूली हेयर आराम से टूटेगा। इवन यहाँ तक कि अगर आप बाल में हाथ भी घुमाएंगे तो उसकी वजह से भी बाल गिरना शुरू हो जाएगा और टूटना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। अब ये जो जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, इन सब के अपने अपने प्रॉपर इलाज हैं। ठीक है जी। आपके हेयर शेफ्ट के डिसऑर्डर्स हैं, आपके जो हैं क्या कहा जाए रूट के डिसऑर्डर्स हैं, इन सब के प्रॉपर ट्रीटमेंट्स हैं जो कि आप जब अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम है तो वो आपको सही से गाइड करेगा कि इसके लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन जो बेसिक चीज़ें आपको सही करनी चाहिए अपनी जर्नल लेवल पे, नंबर 1,
अपनी कंघी अच्छी इस्तेमाल करें, ठीक है। बालों को बहुत ज़्यादा टाइट बंद ना करें, बालों की हर वक्त पोनी टेल ना करें। बाल जब शैम्पू करके आते हैं तो फ़ौरन उनको बंद ना करें। बालों में किसी न किसी अच्छी चीज़ का मसाज करें, किसी तेल का मसाज करें, और वो कौन सी चीज़ें हैं वो भी मैं आपको आगे बताती हूँ कि कौन सी चीज़ें आप रूटीन में इस्तेमाल करें। तो मसाजिंग बहुत ज़रूरी है। एलोवेरा जेल का मसाज आप अपने सर में रखें, एग वाइट का सर में मसाज रखें, ओनियन का मसाज रखें, लेमन का मसाज रखें, विनीगर का मसाज रखें, रोज़मेरी ऑयल है उसका मसाज रखें, जिनसिंग का मसाज रखें, जोजोबा ऑयल का मसाज रखें, आर्गन का मसाज रखें, आर्गन ऑयल का, और क्या कहते हैं इसको जो है लेमन जूस का मसाज रखें, ठीक है। विनीगर, इन फ़िश ऑयल आपके लिए बड़ा अच्छा है। फ़िश ऑयल के कैप्सूल्स भी आते हैं जो है उनको तोड़ के उनका इस्तेमाल करें सर में। उनमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि ओमेगा 3 फ्री फैटी एसिड्स हैं जो कि आपके बालों की रूट को नरिश करेंगे। तो इन सारी चीज़ों का आप इस्तेमाल सर में रखें। इसके अलावा स्कार्फ जो है वो रेशमी इस्तेमाल ना करें, सूती स्कार्फ का इस्तेमाल करें। जो तकिए का कवर है वो अपना सूती इस्तेमाल करें, रेशमी स्कार्फ जो है वो इस्तेमाल ना करें। अपनी डैंड्रफ जो है उसको कंट्रोल में करके रखें, ठीक है जी। शैम्पूज़ जो है हमेशा न्यूट्रल पीएच के शैम्पू यूज़ करें, क्योंकि हमारी जो स्कैल्प की स्किन है और जो हमारी सर के बालों की पीएच है ये थोड़ी एसिडिक होती है। अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह ताला ने इसको थोड़ा एसिडिक रखा है, और एसिडिक इसलिए रखा है कि कोई भी इन्फेक्शन जो है वो डेवलप नहीं होगा शेफ्ट पे या जो है स्कैल्प पे, क्योंकि जब एसिडिक पीएच होगी तो वहाँ पे कोई भी इन्फेक्शन इजीली डेवलप नहीं होगा। इसकी प्रिवेंशन के लिए अल्लाह ताला ने पीएच ही स्किन की, स्कैल्प की और हेयर की थोड़ी एसिडिक रखी है। अगर आप ऐसे शैम्पूज़ इस्तेमाल करने शुरू कर देंगे कि जिनकी वजह से अल्कलाइन पीएच हो जाएगी हेयर शेफ्ट की या सर की जिल्द की, तो बाल आपका डैमेज होना शुरू हो जाएगा, टूटना शुरू हो जाएगा, प्रॉब्लम करना शुरू कर देगा, ठीक है जी। तो इसलिए आपने पीएच का ख्याल रखना है। शैम्पूज़ ऐसे यूज़ करने हैं कि जो कि नॉर्मल पीएच के शैम्पूज़ हों, ठीक है। इसके अलावा कंडीशनर का इस्तेमाल करें, सही है जी। आप अपने सर में मास्क लगाएं, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत एक्सपेंसिव कोई मास्क लगाएं। देखें जो भी बीमारी है, अगर हेयर रूट की बीमारियां हैं, जितनी भी मैंने आपसे कॉजेज़ डिस्कस किए, इनका जब तक प्रॉपर इलाज नहीं होगा ये ठीक नहीं होंगी। आपके शेफ्ट में जो डिसऑर्डर्स हैं जब तक उनका प्रॉपर इलाज नहीं होगा वो ठीक नहीं होंगी। लेकिन आप कुछ ना कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स ज़रूर ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें लोकल लेवल पे मौजूद होती हैं, जिनको हम एज अ मेडिसिन भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जब तक आप अपने डॉक्टर के पास पहुँचें, आप अपने हेयर के डिफरेंट प्रोसीजर्स कराएं, तब तक आप एक तो शैम्पू न्यूट्रल पीएच का इस्तेमाल करें, बेहतरीन डैंड्रफ जो कंडीशनर है वो यूज़ करें, ठीक है। हेयर मास्क लगाएं, और हेयर मास्क में सबसे बेहतर जो है ओनियन जूस है। प्याज का पानी निकालें, क्योंकि उसमें सल्फ़र है। सल्फ़र जो है प्याज में बहुत वाफिर मिकदार में मौजूद है, जो कि आपके बालों की जो शेफ्ट है उसकी सल्फ़र बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करता है। जो हमारी शेफ्ट 3 चीज़ों से बनती है, कॉर्टेक्स, मेडुला एंड क्यूटिकल, इन तीनों लेयर्स को सल्फ़र स्ट्रॉन्ग करता है। तो जो भी बालों की ट्रीटमेंट्स कराते हैं उनमें सल्फ़र वाफिर मिकदार में मौजूद होता है। तो आपके लिए बेहतर है कि आप नेचुरली सल्फ़र अपने बालों को दें। तो ऑनियन जूस जो है उसको, और ख़ास तौर पे जिन लोगों के बाल गिर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा, उनको ओनियन का बड़ा फ़ायदा होता है, क्योंकि सल्फ़र जो है उनकी शेफ्ट में बॉन्डिंग करता है, उनकी शेफ्ट को स्ट्रॉन्ग करता है। तो जो बबल बीड्स और ये सारे मोनोलिथ्रिक्स और पाइलिटॉडी के प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं शेफ्ट के, ये सारे ओनियन से बेहतर होना शुरू हो जाते हैं सल्फ़र की वजह से। तो सल्फ़र अपने बालों को दें इन द फॉर्म ऑफ ओनियन, ठीक है जी। तो आप ओनियन जूस निकालें, उसका सर में मसाज करें, आधा घंटा 2 घंटे सर में छोड़ें उसे, और उसके बाद उसको वॉश आउट कर दें, ठीक है जी। इसके अलावा जो है सल्फ़र के और क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, सल्फ़र एंटी माइक्रोबियल के तौर पे भी काम करता है, ठीक है जी। इसमें कुछ नेचुरल एंटीबायोटिक्स भी शामिल हैं जो कि आपके स्कैल्प को क्लीन ऑफ करती हैं, वहाँ पे इन्फेक्शन नहीं होने देती। इसके साथ साथ जो है एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है, एंटी एजिंग के तौर पे काम करता है। तो धूप की वजह से जितने भी फ्री रेडिकल्स या एनवायरमेंटल ट्रॉमा हमारे बालों की शेफ्ट को आता है, वो सारा का सारा प्याज की वजह से, ओनियन की वजह से, सल्फ़र की वजह से क्लियर होना शुरू हो जाता है, और आपके
जो बाल हैं उनमें हेल्दी लुक आने लगता है, शेफ्ट स्ट्रांग होना शुरू हो जाती है। इसके साथ दूसरे नंबर पे जो चीज़ सबसे ज़्यादा बेहतरीन है हमारे बालों के लिए, सल्फ़र के साथ साथ जिंक, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, विटामिन सी, विटामिन B7, बायोटिन, विटामिन B12, ये चीज़ें आप अपने खाने में भी इस्तेमाल करें। और ये सारी चीज़ें यूनाइटेड टुगेदर हैं आपके वाइट पोर्शन ऑफ द एग में, ठीक है जी। तो आप वाइट पोर्शन जो एग का है उसको लें और उसकी मसाज करें सर की जिल्द में। तो जो मैंने कहा था कि जनरलाइज्ड माल न्यूट्रिशन की वजह से स्किन माल नरिश्ड होना शुरू हो जाती है, हेयर माल नरिश्ड होना शुरू हो जाता है, तो जब लोकली उन्हें वो मल्टीविटामिन्स मिलते हैं तो वो वापस से हेल्दी होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपके शेफ्ट का प्रॉब्लम है वो तो सल्फ़र ठीक करना शुरू कर देगा, लेकिन अगर आपकी स्कैल्प माल नरिश्ड हो रही है फॉर द जिंक, फॉर द पोटेशियम, फॉर द मैग्नीशियम, फॉर द फोस्फोरस, ठीक है, फॉर द विटामिन B12, B7, जिंक, तो वो कहाँ से आए चीज़ें, ठीक है। तो उसके लिए आप वाइट जो पोर्शन है आपका एग का, उसको सर की जिल्द पर मसाज कीजिए, उसको आप 1 घंटा 2 घंटा छोड़िए सर में और फिर उसको वॉश आउट कर दीजिए। ये चीज़ें आपकी रीसरफेसिंग कराएंगे स्कैल्प की, हेयर की रिवाइटलाइजेशन होना शुरू हो जाएगी। आपका जो इस कदर शैम्पू आप इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ़ तरीके के जो कि आपके बालों को डैमेज करते हैं, ऐसे कंडीशनर इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ बाज़ारी ऑयल इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिनमें प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल डले हुए होते हैं, ठीक है जी। आप ट्रॉमा दे रहे हैं अपने बालों को, इलेक्ट्रिक ट्रॉमा दे रहे हैं, केमिकल ट्रॉमा दे रहे हैं, कर्लिंग कर रहे हैं, लाइटों से हेयर प्रोसीजर कर रहे हैं, प्लास्टिक की चीज़ों से बालों को मैनेज कर रहे हैं, तो ये चीज़ें जब आपके बालों को लगेंगी तो वो नरिश करना शुरू करेंगी नेचुरली, ठीक है, विदाउट एनी केमिकल्स। आपका जो ओनियन है उसमें भी कोई केमिकल नहीं है, आपका जो एग वाइट पोर्शन है उसमें भी कोई केमिकल नहीं है, ठीक है जी। इसके अलावा जो तीसरे नंबर पे फिर चीज़ आती है जो आपके बालों को बहुत ज़्यादा हेल्दी करती है वो है लेमन जूस, ठीक है जी। लेमन जूस में विटामिन सी है, ठीक है, और एस्कॉर्बिक एसिड है जो कि पील ऑफ करता है आपके सर में जितनी भी डैंड्रफ है, ठीक है, उसको सारे के सारे को निकालता है। तो लेमन जूस बेहतरीन है और उसको आप सर में मसाज करें, शेफ्ट में लगाएं। जो लोग कहते हैं कि हमारे बालों के रंग ख़त्म हो गए हैं, उसके लिए वो मुख्तलिफ़ किस्म के डाई इस्तेमाल कर रहे होते हैं बालों को शाइनिंग देने के लिए, उनके लिए बेहतरीन है लेमन जूस की मसाज सर में। इसके अलावा जिन लोगों को सर में ख़ारिश रहती है, इचिंग रहती है, डैंड्रफ की लेयर सी बनी रहती है, वो कहते हैं कि शैम्पू कर लेते हैं लेकिन एक अजीब सा सीबम हमारे सर में जमा हुआ होता है, सफ़ेद रंग की कोई चीज़ हमारे सर की खाल पे जमी हुई होती है और उसकी वजह से हमारे बाल गिरते रहते हैं, या बाल जब रूट से निकलता है तो उसकी जड़ में भी कुछ सफ़ेद सा लगा हुआ होता है। उन लोगों के लिए लेमन जूस की मसाज बेहतरीन है कि वो सारा का सारा जो सीबम सिबोरिया डेवलप हो रहा है ड्यू टू एबनॉर्मल कैरेटिनाइजेशन, वो सारा का सारा लेमन उसको पील ऑफ कर देता है, वाइप ऑफ कर देता है, स्कैल्प को हेल्दी करता है, रिवर्टलाइज करता है। तो आप जो है लेमन मसाज वंस इन अ वीक और ट्वाइस इन अ वीक सर में ज़रूर करें, ठीक है बेटा। ये सारी चीज़ें वो हैं कि जो आपको डॉक्टर से बहुत दूर कर देंगी, आपका हेल्दी स्किन होगी, आपके बाल तेज़ी से बढ़ेंगे, आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जो लोग कहते हैं कि हमारा सर हम कितना भी धो लें हर वक्त ऑयली रहता है, ठीक है जी, ऑयली रहता है और उसमें से तेल नहीं निकलता, शाम तक शैम्पू करने के बावजूद शाम को दोबारा सर अजीब चिपकू सा हो रहा होता है और बाल भी चिपके चिपके से हो रहे होते हैं, बाल जुदा जुदा नहीं होता, हर बाल जुदा नहीं होता, उनके लिए भी लेमन बेहतरीन है क्योंकि एस्कॉर्बिक एसिड जो है उनकी सारी की सारी जो अंदर सीबम मेटेड टुगेदर कर देता है बालों को, उसको सारों को सेट करता है, जो नॉट्स बनने शुरू हो जाते हैं बालों में उनको भी खोलना शुरू कर देता है। इसके साथ साथ इन लोगों में एक और है कि आपका जो बेकिंग सोडा है, ठीक है जी, आप बेकिंग सोडा जो है उसके 2 टीस्पून लेंगे और उसको आप मिक्स करेंगे कोकोनट ऑयल में, ठीक है जी, कोकोनट ऑयल में आप उसको मिक्स करेंगे और उसके बाद जो है इसका जो एक मिक्सचर सा बन जाएगा उसको आप सारे सर की स्कैल्प की जिल्द पर मसाज करेंगे। आप अपने सर पे भी उसको मसाज कर सकते हैं, आप उसको अपने चेहरे के या बाजुओं के या पैरों के उन हिस्सों में भी मसाज कर सकते हैं जहाँ पर आपको एक्स्ट्रा फालतू ड्राइनेस या रिंकल्स या अजीब चुरमुराई हुई जिल्द महसूस हो रही है, उधर मसाज करें। ये सारी चीज़ें आप सर में स्किन पे 10 से 15 मिनट छोड़ें और फिर सर को धो लें। तो इससे क्या होगा कि आपका जो एक्सेसिव ऑयल
स्किन में आता रहता है हर वक्त और एक अजीब सा मतलब ऑयली हेयर रहते हैं, उससे आप काफ़ी हद तक बेहतर हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा डल, लस्टर और अजीब ड्राइड शेफ्ट जिन लोगों की हो रही होती है, वो भी कोकोनट ऑयल की वजह से हेल्दी होना शुरू हो जाती है। ठीक है जी, तो आपने जो है कोकोनट ऑयल का, एलमंड ऑयल का, जोजोबा ऑयल का, कैस्टर ऑयल हो गया आपका, ऑलिव ऑयल हो गया, सरसों का तेल हो गया, तिलों का तेल हो गया, जो भी हुआ उसके 1-2 स्पून लेने हैं, उसको हल्का वार्म अप करना है और उसको सर की जिल्द पर मसाज करना है। इसके अलावा जो भी आप शैम्पू यूज़ करते हैं, ठीक है, उसके इंग्रेडिएंट्स में चेक कीजिए। एक तो न्यूट्रल पीएच के आपके शैम्पू होने चाहिए। दूसरे, आपके शैम्पू में जो चीज़ें होनी चाहिए उनमें मैलिक एसिड होना चाहिए, लिनोलेक एसिड होना चाहिए, ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होने चाहिए, मिस्टेरिक जो है एसिड होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी जब उसमें होंगी शैम्पूज़ में, कंडीशनर में, तो वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रिज़ल्ट्स देंगी और आपके जो है बाल बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा निगुलेन और थाइमोक्विनोन, ये भी 2 इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि ख़ास करके कलौंजी में मौजूद होते हैं, लेकिन ये भी आर्टिफिशियली शैम्पुओं में डाले जाते हैं, तो इनका भी इस्तेमाल बेहतरीन होता है। तो निगोलेन जो है NIGELLONE, निगोलोन जो है, ये भी जो केमिकल है, इसका भी सर में मसाज बहुत अच्छा रहता है। तो हेयर मास्क में, शैम्पूज़ में, कंडीशनर्स में जिनमें ये चीज़ें हैं, विटामिन ई होनी चाहिए, फ्री फैटी एसिड्स होने चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपकी स्कैल्प को, हेयर की को बेहतरीन रखता है। ठीक है जी, इसके अलावा एक और प्रॉब्लम होता है जो लोग उसके लिए बहुत ज़्यादा वरीड होते हैं, प्री मेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर। ठीक है, टाइम से पहले लोगों के बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, या लोगों के बाल सफ़ेद हो जाते हैं और वो कहते हैं कि अब हम जो है इन बालों को वापस काला करना चाहते हैं, तो ये किस तरह से हों। तो एक स्टडी है जिसमें सैलिसिलिक एसिड का बड़ा अच्छा रोल रहा है बालों को वापस काले करने में। ठीक है, और कुछ ऐसे भी प्रोसीजर्स हैं जैसे हम करते हैं लोकली इन आवर पेशेंट्स, और कुछ मेडिसिन्स भी ऐसी होती हैं जो कि ग्रे हेयर को वापस ब्लैक करना शुरू कर देती हैं। ठीक है जी, तो उन चीज़ों का भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ख़ास तौर पे जो मैंने निगोलेन कहा है, तो जिन लोगों की प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर हो रही होती है, वो ये शैम्पू या कंडीशनर यूज़ करेंगे तो उनके बाल वापस से काले होने शुरू हो जाते हैं, और वाकई इसका रिज़ल्ट होता है, वापस काले होना शुरू हो जाते हैं। तो आप जो है इन चीज़ों का यूज़ करें। इसके अलावा अगर किसी को बहुत ज़्यादा सीवियर हेयर लॉस है तो अपने एरिया के कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं, न्यूट्रल पीएच के शैम्पूज़ यूज़ कीजिए, कंडीशनर यूज़ कीजिए, हेयर मास्क कीजिए, जो मैंने होम रेमेडीज़ आपको बताई इनको फॉलो कीजिए। और इसके अलावा बहुत सारे हेयर के प्रोसीजर्स हैं जो कि जिन लोगों को मसले हैं उनको जब उनकी तशख़ीस होती है उसके बाद ही हम उनको कवर अप कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जहन नशीन कीजिए कि बेस्ट है सल्फ़र ट्रीटमेंट। जैसे मैंने एक्नी के लिए आपको कहा था कि फ्रीक्वेंट वॉशिंग इज़ बेस्ट फॉर द एक्नी ट्रीटमेंट, सल्फ़र ट्रीटमेंट इज़ बेस्ट। तो आप जब तक अपने डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, सल्फ़र जो है अपने सर में लगाएं और सल्फ़र आपके ओनियन में। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। इसमें जितने भी सवाल आए होंगे इंशाल्लाह मैं कमेंट्स में आप जो सवाल कर रहे हैं उनके मैं आंसर्स आप लोगों को दूंगी, और कोई भी अगर मुझे पर्सनली पूछना चाहे तो व्हाट्सएप पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0300-8374117। आप मुझे व्हाट्सएप पे सवालात अपने पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो है यूट्यूब पे मेरा चैनल है डॉक्टर उज़मा राजड़ के नाम से, वहाँ पे डिफरेंट वीडियोस लोड हुई हुई होती हैं यही स्किन के इश्यूज़ के हिसाब से, आप उन्हें वॉच कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है डॉक्टर उज़मा राजड़ के नाम से, फेसबुक पे डॉक्टर उज़मा राजड़ के नाम से ही पेज है, और मैसेंजर पे आप मेरे से सवाल कर सकते हैं। मैं कोई हेजिटेट नहीं करती, जो जिस वक्त सवाल करता है, कभी ये होता है कि मैं अगर सो रही हूँ या किसी काम में बिज़ी हूँ, देर हो जाती है, अदरवाइज़ मेरी प्रेफरेंस होती है कि एज सून एज़ पॉसिबल सबको आंसर करूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़ गर्ल्स। अपना ख्याल रखिए, अपने बालों का ख्याल रखिए, अपनी स्किन का ख्याल रखिए, लेकिन उससे सबसे पहले अपनी सेहत का ख्याल रखिए। तो प्लीज़ डोंट बी माल नरिश्ड। जिंक लीजिए, कॉपर लीजिए, मैग्नीशियम लीजिए, सल्फ़र लीजिए, सैलिसिलिक एसिड लीजिए, सारी चीज़ें आपकी फ्रूट्स में मौजूद हैं। एवाकाडो है, आजकल रमज़ान है, आप लोग फ्रूट्स ले रहे हैं तो फ्रूट्स में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। आड़ू है, आपकी केरियाँ आई हुई हैं, ये सारी चीज़ें लीजिए, ये सारे मिनरल्स उनमें मौजूद हैं। आयरन लीजिए, मछली खाइए, आपके बाल अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम हो
तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।